मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे व्हाट चेंज्ड आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन, यानी जो अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 में रशिया में हुआ, उसके बाद यहाँ बोल्शेविक गवर्नमेंट आई और उस बोल्शेविक गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ, इसमें और क्या क्या चेंज किए। इस रेवोल्यूशन के बाद जो बोल्शेविक गवर्नमेंट जो कि रशिया में बनी थी, उस गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए, इसमें मैंने आपको बताया था। जो लेनिन की अप्रैल थीसिस थी स्टार्टिंग में, वही क्या कि बैंक बी नेशनलाइज्ड, द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज एंड लैंड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो ज़मीन है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो मैंने आपको बताया था कि जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी शुरू कर दी थी बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, साथ में बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। एक काम रह गया था कि द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज, कि जो युद्ध है वो समाप्त होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 अभी भी चल रहा था क्योंकि 1918 में फिनिश हुआ था और हम यहाँ बात करें अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 की। तो यहाँ पर हुआ क्या और क्या क्या काम किए वो देख लेते हैं। देखिए, जो बोल्शेविक गवर्नमेंट नई बनी, इसने क्या किया, फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज हाउसेस। इस चीज़ को समझिए, बड़ा अजीब सा काम है, आपको सही भी लग सकता है और गलत भी लग सकता है। इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, बैड और गुड दोनों इसके फेसेस यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए, बोल्शेविक गवर्नमेंट फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज हाउसेस, यानी जो बड़े घर थे, यानी कि इस रेवोल्यूशन के बाद जिन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े घर थे, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी के घर में 3 कमरे होते हैं, किसी के घर में 4 कमरे होते हैं। कुछ लोग आपने देखा कि घर बहुत बड़े होते हैं लेकिन उनके घर पर जो रहने वाले मेंबर हैं उस घर के अंदर वो 2 या 3 ही होते हैं, लेकिन घर इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं। तो सोशलिस्ट का मैंने पहले ही बताया कि इनका शुरू से था कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन है, मकान है, कोई भी चीज़ है, वो समाज के सभी लोगों में इक्वली उनकी नीड के अकॉर्डिंग जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन उसे सर्वाइवल सिर्फ अकेले एक अपना या 2-3 लोगों का करना, लेकिन वो खुद 100 हेक्टेयर ज़मीन लेकर के बैठा है। बाकी के बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर भी नहीं है। तो सोशलिस्ट का यही तो थी थिंकिंग कि सारी जो चीज़ें हैं वो बराबर बराबर बंटनी चाहिए, किसी पे कम ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो एक पे बहुत कुछ है और एक पे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बोल्शेविक गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत से लोग ऐसे थे रशिया में जिनके पास अपने घर नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया ये कि बोल्शेविक गवर्नमेंट फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज हाउसेस। जो बड़े बड़े घर थे जिन लोगों के पास, ज़बरदस्ती उनसे उनके घर छीने और जिनके लिए मेंबर ज़्यादा थे, जिनके फैमिली मेंबर ज़्यादा थे, वो घर उनको दे दिए और जिनके फैमिली मेंबर कम थे उनको छोटे घर दे दिए। अब आप खुद सोचिए, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी बनाई है अपनी अर्निंग करके, अपनी कमाई से कोई बड़ा मकान बनाया है आपने, भले ही उसमें 10 कमरे हैं, आप रहने वाले भले ही 2 लोग हैं, तो क्या गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो आपका घर छीन करके किसी और को दे दे, सिर्फ ये बोल करके कि आप तो अकेले हो, आपको तो सिर्फ 1 कमरे की घर की ज़रूरत है? क्या ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट? नहीं कर सकती है। और क्या आप खुद बताइए, क्या ये सही होगा? अब अगर इसको हम आइडियोलॉजिकली देखें तो लगेगा हाँ यार कि ठीक है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को बिल्कुल जगह नहीं होती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास घर बहुत बड़ा होता है लेकिन रहने वाले लोग 1 या 2 ही होते हैं। तो उससे बेहतर है कि अगर दे दिया जाए किसी को तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये देखने सुनने के लिए अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ अगर आपके साथ होता तो आप खुद भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बहरहाल बोल्शेविक गवर्नमेंट ने ये किया कि फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज हाउसेस। जिनके पास बड़े बड़े घर थे उन घरों में या तो ज़्यादा मेंबर ऐड कर दिए कि इनको भी रखो, इस फैमिली को भी रखो, घर बहुत बड़ा है तुम्हारा, तुम अकेले रहने वाले हो, या तुम्हारे घर में केवल 2 ही मेंबर हैं, तुम्हारी फैमिली में केवल 2 या 4 मेंबर हैं, लेकिन तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि इसमें 2 और फैमिली रह सकती हैं, तो वो उनको शेयर करा दिया। तो इस तरीके से फोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। इसके अलावा और क्या किया? न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड, नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की, न्यू यूनिफॉर्म वर डिज़ाइन ऑफ पुलिस
आर्मी एंड अदर ऑफिशियल्स। क्या किया? नई यूनिफॉर्म बनाई चेंज के लिए कि भाई नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट अपनी एक सोशलिस्ट इमेज उसको पूरी क्रिएट करनी थी, एक सोशलिस्ट एम्पायर बनाना था रशिया में, तो न्यू यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म भी उन्होंने चेंज कर दी। किसकी यूनिफॉर्म चेंज की? पुलिस की, आर्मी की। इसके अलावा और जो सरकारी विभाग थे और भी जो गवर्नमेंट बॉडी थी उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी यूनिफॉर्म में भी चेंज कर दिया। इसमें चेंज करने के लिए 1918 में एक कंपटीशन रखा। 1918 में एक कंपटीशन रखा बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, जिसमें बोला गया सबको कि अपने अपने यूनिफॉर्म के आइडियाज़ दीजिए, उनमें कंपटीशन होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही चूज़ की जाएगी एज अ नेशनल यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी और पुलिस और आर्मी की यूनिफॉर्म। इन सब के लिए उन्होंने एक कंपटीशन रख दिया कि सारे लोग अपने अपने यूनिफॉर्म के आइडिया दें कि यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए। तो सब ने अपने अपने जो हैं कहना चाहिए नमूने बना करके भेजे यूनिफॉर्म के, और बाद में उसको जो एक रशियन जो सोवियत हैट है उसको चूज़ किया गया। ठीक है, सोवियत हैट जो है आर्मी के, ये जो यूनिफॉर्म थी इस तरीके की यूनिफॉर्म जो है वो नई यूनिफॉर्म इस तरीके की बनाई गई। और ये जो हैट है इसको सोवियत हैट बोला जाता था, सोवियत से इसको पहनते थे जो सोवियत सोल्जर थे। तो इस सोवियत हैट को इस सोवियत हैट का नाम था बुडेनोवका। क्या था ये? सोवियत हैट था, सोवियत हैट। अब ये मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम है वो MCQ टाइप रहेगा, तो उसमें MCQ टाइप क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से बन करके आ सकते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब यूनिफॉर्म कंपटीशन हुआ तो सोवियत गवर्नमेंट ने किसको यूनिफॉर्म के रूप में चुना, तो वो था सोवियत हैट, और जो सोवियत यूनिफॉर्म थी उसको नाम इस सोवियत हैट का था बुडेनोवका। ठीक है, ये सारे चेंजेस किए बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। फोर्स रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लार्ज हाउसेस का, न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन कर दी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी, बैंक नेशनलाइज कर दिए। अभी एक काम रह गया था, द वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज, यानी कि युद्ध को बंद करना था। उसके लिए ज़रूरी था कि या तो जो दोनों देश वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहे थे, जो दो टीमें थी उनमें जो पावरफुल कंट्री थे, जो मेन कंट्रीज़ थे, या तो वो आपस में कोई समझौता करें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, युद्ध विराम करें, पीछे हटने के लिए तैयार हों, और या फिर दोनों में से कोई भी एक जो पार्टी है, कोई भी एक टीम जो है वो युद्ध जीते। इस केस में ये हुआ 1918 नवंबर में 1918 में रशिया की किसने, जो सरकार थी उस समय रशिया में किसकी थी? बोल्शेविक गवर्नमेंट थी। इस बोल्शेविक गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपोजिशन के बावजूद क्या किया? जर्मनी से एक समझौता कर लिया, क्योंकि जर्मनी एक बड़ा और एक पावरफुल पार्टिसिपेंट था वर्ल्ड वॉर 1 में, जिसने स्टार्टिंग में रशिया को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। रशिया की कैजुअलिटी भी वर्ल्ड वॉर 1 में ज़्यादा हुई थी। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए थे, उसके बहुत सारे रीज़न भी थे। बहुत नुकसान वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से हुआ था, और जर्मनी इसमें एक जो है मजबूत अपोनेंट था। तो रशिया की जो उस समय सरकार थी बोल्शेविक गवर्नमेंट, अब मैंने बोला ना वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज, वॉर को बंद कराना था, तो इन्होंने जर्मनी के साथ क्या किया कि एक एग्रीमेंट किया। ठीक है, एक समझौता इन्होंने जर्मनी के साथ किया। ब्रेस्ट लिटोवस्क में एक क्या किया इन्होंने? पीस ट्रीटी साइन की। पीस ट्रीटी जो है किसने? इस गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ एक शांति समझौता साइन किया, और जर्मनी से ये बात तय हुई इनकी कि अब रशिया और जर्मनी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। और 1918 आ चुका है, आप देख रहे हैं 1918 में ही वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ था। तो जो लास्ट लेनिन अप्रैल थीसिस का जो लास्ट जो मोटो था क्या, कि वॉर ब्रॉट टू बी क्लोज, युद्ध बंद होना चाहिए, तो रशिया ने फाइनली जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी यानी एक शांति समझौता कर लिया कि ना अब जर्मनी अटैक करेगा रशिया पे, ना रशिया जर्मनी पे अटैक करेगा। और कहाँ पर हुई ये पीस ट्रीटी? ये रशिया के ब्रेस्ट लिटोवस्क में
ये पीस ट्रीटी दोनों देशों के बीच में हुई। अब ये जो पीस ट्रीटी बोल्शेविक गवर्नमेंट ने की थी, इसका यहाँ पर और जो पार्टीज़ थी, और भी तो पार्टीज़ थी बोल्शेविक के अलावा, जैसे एक मेंशेविक थी जिनको हम नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट बोलते हैं। वो सोशलिस्ट थे लेकिन बोल्शेविक के तरीक़ों से वो अग्री नहीं करते थे। इसके अलावा लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स या प्रो ज़ारिस्ट थे, जो ज़ार के समय के जो उसके सपोर्टर्स थे वो। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किसका बोल्शेविक गवर्नमेंट के इस स्टेप का बहुत विरोध किया कि जर्मनी से आप ये पीस ट्रीटी क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा इसलिए किया बोल्शेविक गवर्नमेंट ने, लेनिन ने, क्योंकि वो युद्ध को हर कीमत पर ख़त्म करना चाहते थे, रोकना चाहते थे, क्योंकि वॉर जितना ज़्यादा लंबा खिंचता उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉमन पीपल की और इकोनॉमी की बढ़ती चली जाती। ये हुआ। इसके बाद अब अपोजिशन हो रहा था, इनका विरोध हो रहा था लगातार, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और वो इनका विरोध कर रही थी। और बोल्शेविक गवर्नमेंट का विरोध और भी एक वजह से हो रहा था, आपको पता है। देखो, पहली चीज़ तो ये कि भाई प्रो ज़ारिस्ट जो थे, यानी ज़ार का साथ देने वाले जो लोग थे, कंजर्वेटिव्स थे या जो पॉलिटिकल पार्टी जो ज़ार के साथ थी शुरू से, वो तो वैसे ही इनकी विरोधी होती। इसके अलावा जो लिबरल्स और रेडिकल्स भी इनके विरोध में थे, जैसे इन्होंने किया था हाँ, कि लार्ज हाउसेस का जो फोर्स्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो उससे जो अब आम जनता थी वो भी इनसे खुश नहीं थी, क्योंकि कॉमन पीपल में ऐसे लोग जिनके पास बड़े घर थे, अब उनका घर छीन करके किसी और को दे दिया गया या उनके घर में किसी और की शेयरिंग करा दी गई, तो ये जो फोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन था प्रॉपर्टी का, ये लोगों को पसंद नहीं आया। तो वहाँ से भी इनका सपोर्ट काफ़ी बोल्शेविक पार्टी का कम होने लगा। फाइनली नवंबर 1918 में अब अगला काम शुरू किया बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। 1918 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराए, ठीक है, क्योंकि फाइनली काम तो यही होना था कि सरकार जो फाइनल बनेगी, परमानेंट बनेगी, वो किससे बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगी। भाई लोगों ने बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन की थी। बोल्शेविक पार्टी का जो अक्टूबर रेवोल्यूशन था उसमें सपोर्ट इसीलिए तो किया था कि वो चाहते थे कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पार्लियामेंट बने, उस पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग ही सरकार चले, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपर बन जाएगी। तो नवंबर 1918 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो हुए। इलेक्शन हुए किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, यानी एक ऐसी असेंबली जो आगे चल करके जिसको बनाना था रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उससे पहले हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए कि कौन कौन इस असेंबली का हिस्सा होगा जो आगे चल करके मिल करके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। बिल्कुल वैसे ही नवंबर 1918 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी थी रशिया में, और इसके लिए इलेक्शन होना था। लोग चुन करके भेजते कि ये लोग हैं, वोट करके कि ये लोग जाएंगे और ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोल्शेविक पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया और अदर पार्टीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन यहाँ एक काम हुआ, मैंने बताया ना कि पीछे एक दो काम ऐसे थे जिनसे लोग इनके खिलाफ हो गए थे, तो यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली किसको? बोल्शेविक पार्टी को। तो इलेक्शन हुआ, असेंबली बन तो गई, लेकिन उस असेंबली में बोल्शेविक पार्टी के मेंबर बहुत ही कम चुने गए, यानी लोगों ने बोल्शेविक पार्टी के मेंबर को बहुत कम चुना, यानी उनको मेजॉरिटी नहीं मिली, पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला। जब बोल्शेविक पार्टी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिली और उन्हें लगा कि ये असेंबली अगर आगे चल करके यही संविधान बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, तो फिर जब इसमें हमारे मेंबर ही नहीं हैं तो आगे चल करके और ये लोग वैसे भी हमारे सपोर्ट में नहीं हैं, तो ये हमारे अगेंस्ट ही कुछ स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना सकते हैं। इसीलिए फाइनली क्या किया लेनिन ने? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये बन तो गई, लेकिन लेनिन ने जल्दी ही इस असेंबली को क्या कर दिया? लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। लेनिन ने बहुत जल्दी ही इस असेंबली को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। मतलब पहले इलेक्शन कराई, असेंबली बनवाई, और असेंबली में उसने देखा कि पब्लिक ने बोल्शेविक पार्टी के मेंबर को तो असेंबली में चुना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स को नहीं चुना, यानी मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो लेनिन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको क्या किया? डिसमिस कर दिया, और डायरेक्ट पार्लियामेंट्री बॉडी किसको डिक्लेयर कर दिया? जो थी क्या? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। ये जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स थी, इसी को उसने प्रॉपर पार्लियामेंट्री बॉडी की मान्यता बोल्शेविक गवर्नमेंट ने दे दी। क्या कि अब से
पार्लियामेंट्री बॉडी कौन रहेगी? यही रहेगी, ऑल रशियन कांग्रेस। और साथ में अब जो इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट के लिए, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, वहीं से फिर प्रधानमंत्री वगैरह सारे लोग निकलते हैं, सरकार बनती है। तो ऐसा ही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स जो है वो रशिया की पार्लियामेंट होगी, और जो इलेक्शन होंगे वो इसी के लिए होंगे। किसके लिए? इसके लिए कि लेनिन ने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी उसके इलेक्शन में तो मेजोरिटी उसको मिली नहीं, लेकिन यहाँ उसे लगा कि अगर हम यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत यानी एक पार्लियामेंट्री बॉडी है, इसके इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। और इसीलिए अब केवल ये एक बॉडी थी जो एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी रशिया में, और इसके साथ मिलकर के काम करने वाली गवर्नमेंट कौन सी थी? लेनिन की गवर्नमेंट यानी बोल्शेविक गवर्नमेंट थी, जिसका हेड कौन था? व्लादिमीर लेनिन। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस हो गई तो जो और अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट का विरोध करेंगी, गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी होंगी। तो उसके लिए क्या किया? एक सीक्रेट पुलिस एस्टेब्लिश की, एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई, और इस सीक्रेट पुलिस का नाम था स्टार्टिंग में क्या? चेका। क्या नाम था? चेका। ये याद रखिएगा, द सीक्रेट पुलिस ऑफ बोल्शेविक गवर्नमेंट। बोल्शेविक गवर्नमेंट ने जो सीक्रेट पुलिस बनाई थी उसका नाम क्या था? स्टार्टिंग में चेका। लेटर ऑन इसका नाम बदल के कर दिया गया OGPU, और इसके बाद इसका एक नाम और बदला गया और वो नाम रखा गया NKVD। तो ये क्या थी? ये सीक्रेट पुलिस सोसाइटी थी। ठीक है, उस समय के जो कंट्री थे, जो भी एम्पायर थे, जो भी गवर्नमेंट थी, वो अपने पास एक सीक्रेट पुलिस ज़रूर रखते थे। सीक्रेट पुलिस से मतलब एक तो होता है कॉमन पुलिस, जैसे जो सिविल पुलिस होती है जो पब्लिक के लिए काम करती है। आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो पुलिस डिपार्टमेंट है सब जगह ड्यूटी लगती है, जो भी फेस्टिवल होते हैं, रैलीज़ होती है, उन सब में पुलिसमैन की ड्यूटी लगती है। एक तो वो है सिविल पुलिस जिसको हम जानते हैं, जो हमारे लिए काम करती है। दूसरा एक सीक्रेट पुलिस होती थी उस समय, और ये सीक्रेट पुलिस सिर्फ पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए काम करती थी। एक पर्टिकुलर बॉडी होती थी, और चूँकि सीक्रेट पुलिस नाम है इसका, ये होती पुलिस थी लेकिन ये सीक्रेटली अपना काम करती थी, पब्लिकली नहीं। और इस सीक्रेट पुलिस का काम क्या था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा, कुछ भी लिखेगा या कुछ भी कहेगा, या जो भी गवर्नमेंट के एक्शंस को क्रिटिसाइज करेगा, उनको पकड़ना, उनको पनिशमेंट देना, ये काम था इस सीक्रेट पुलिस का। उस समय ज़्यादातर देशों की गवर्नमेंट के पास सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी। जर्मनी के पास भी थी, जिसको जेस्टापो कहा जाता था, जिसका यूज़ हिटलर ने किया था। तो ऐसे ही सीक्रेट पुलिस बनाई बोल्शेविक गवर्नमेंट ने। बोल्शेविक गवर्नमेंट की जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था चेका पहले, बाद में इसका नाम बदल के किया गया OGPU, लेटर ऑन इसका नाम कर दिया गया NKVD। क्या नाम कर दिया गया इसका? NKVD इसका नाम कर दिया गया। और इस चेका, OGPU या NKVD यानी ये सीक्रेट पुलिस का काम था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी, रेडिकल्स, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, प्रो ज़ारिस्ट, इनके सपोर्टर्स या जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट के अगेंस्ट या बोल्शेविक गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेगा, उसको ये पुलिस पकड़ेगी, जेल में डालेगी या पनिशमेंट देगी। ये काम था इस पुलिस का। यानी देखें तो हमें फिर वही चीज़ देखने को मिल रही दोबारा से कि बोल्शेविक गवर्नमेंट सोशलिज्म जो है वो लोगों पर थोप रही थी, इम्पोज कर रही थी। तो कुछ एक चीज़ें इन्होंने गलत की थी, लेकिन अब पावर इनके हाथ में थी, उस पावर को बनाए रखना चाहते थे बाई हुक और बाई क्रुक। देखिए, असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिली तो असेंबली ही डिसमिस कर दी। समझ में आ रहा है? तो ये भी धीरे धीरे क्या है, चेंज होने लगी, अपनी पावर का मिसयूज़ करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी या उससे पहले जो ज़ारिस्ट गवर्नमेंट थी, उससे तो अभी भी ये कॉमन पीपल के लिए अभी भी बेहतर है, स्पेशली किसानों वगैरह के लिए अभी भी स्थिति बेहतर है। तो ये सारा इन्होंने पुलिस बनाई, ठीक है। और ये एक पार्लियामेंट्री बॉडी थी। तो वास्तव में अब असेंबली डिसमिस कर दी, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो मेंबर थे, उनको सीक्रेट पुलिस कोई काम करने नहीं दे रही थी, उनको उठा करके जेल में डाल देती थी या पनिशमेंट करती थी। तो पूरे रशिया में अब केवल एक ही पार्टी बची थी, और वो थी कौन सी पार्टी? वही बोल्शेविक पार्टी। कैसी पार्टी थी? क्या नाम था? बोल्शेविक पार्टी, जो कि लेनिन की पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। ये पूरे रशिया में केवल एक ही पार्टी बची थी, बोल्शेविक पार्टी, जिसकी इस समय सरकार थी। और जब इसके इलेक्शन होते ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स के, क्योंकि ये पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, अब उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये पार्टी अकेली ही रह गई, बोल्शेविक पार्टी। अब सोचिए, जब अकेली ही पार्टी इलेक्शन में लड़ रही है
तो लोग कितना भी कम वोट करें मेंबर तो उसी के होंगे जब दूसरा सामने अपोनेंट कोई और पार्टी लड़ने के लिए है ही नहीं। और ऐसा इसलिए किया बोल्शेविक पार्टी ने, जिससे जब भी इलेक्शन हो तो हर बार उन्हीं के मेंबर जीतें, क्योंकि सामने और कोई मेंबर खड़ा ही नहीं होगा, तो जो भी वोटिंग होगी वो उन्हीं के फेवर में होगी जितनी भी होगी। और सबसे ज़्यादा मेंबर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत यानी पार्लियामेंट में उनके ही होंगे और मेंबर्स होंगे ही नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ पावर दोनों हमेशा बोल्शेविक के हाथ में रहेगी और गवर्नमेंट ऑलवेज बोल्शेविक पार्टी की, लेनिन की बनी रहेगी। यानी रशिया अब जो बन गया था वो क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट। रशिया क्या बन गया, अब वन पार्टी स्टेट बन गया। यानी अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद ये स्थिति आ गई, 2 ही महीने में, एक ही महीने में अक्टूबर में हुआ, नवंबर और दिसंबर 1918 तक रशिया क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट बन गया। शुरुआत हुई थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, इलेक्शन होंगे, लोग वोट करेंगे वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वाकई में इलेक्शन तो अब भी हो रहे हैं, लेकिन वन पार्टी जहाँ सिस्टम होता है वहाँ इलेक्शंस का होना या ना होना बराबर होता है, क्योंकि एक ही पार्टी है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल वैसा ही कि जैसे रेस हो रही है लेकिन आप अकेले उसमें दौड़ रहे हैं तो आप ही जीतेंगे हर बार। जब तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो वो रेस फेयर नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ इलेक्शन तो हो रहे थे लेकिन उन इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। जितने भी मेंबर इलेक्शन में थे वो सब बोल्शेविक पार्टी के थे। तो यानी रशिया क्या बन गया, वन पार्टी स्टेट बन करके रह गया था। तो इनडायरेक्टली देखें तो काफ़ी हद तक ऑटोक्रेटिक बनती जा रही थी ये गवर्नमेंट भी, क्योंकि क्या किया, बाकी पार्टीज़ को मौका दिया नहीं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि डर था कहीं हमारी मेजॉरिटी ना चली जाए। और वन पार्टी स्टेट बना दिया तो ऐसी कंट्री को फिर डेमोक्रेटिक कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये अकेली ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी इस पार्लियामेंट के, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के सारे मेंबर इन्हीं के आते थे और पावर इन्हीं को मिल रही थी। तो इस तरीके से फाइनल जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी, बोल्शेविक गवर्नमेंट, बोल्शेविक पार्टी की ही गवर्नमेंट बनी, जिसका हेड कौन था, व्लादिमीर लेनिन। तो यहाँ तक ये समझ आया। और साथ में ही जब ये सारे चेंजेस हुए तो उसी समय नवंबर 1918 में जो बोल्शेविक पार्टी थी इसका नाम चेंज कर दिया गया। और क्या नाम रखा गया, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा गया पार्टी का, और क्या नाम रख दिया गया, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने आप को इसने रीनेम कर लिया, यानी बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अपना नाम चेंज किया, पहले बोल्शेविक पार्टी थी और अब ये बन गई द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो ये कंडीशन थी। पहला जो रेवोल्यूशन ये जो हुआ अक्टूबर में, जिसको किया था किसने, जिसको किया था बोल्शेविक पार्टी ने ही, बोल्शेविक ने, लेनिन की लीडरशिप में सरकार बनी। इसके बाद इलेक्शंस वगैरह हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन उस असेंबली को जब उसने देखा कि इसमें मेजॉरिटी हमको नहीं मिलेगी तो उस असेंबली को डिसमिस कर दिया। ठीक, और उसकी जगह किसको मान्यता दी कि पॉलिटिकली ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहेगी। कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा, कौन सी बॉडी ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहेगी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत्स। और इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए खुद अकेली कौन थी, बोल्शेविक पार्टी ही थी। इसीलिए रशिया क्या बन गया, एक वन पार्टी स्टेट बन गया। लोगों को रोकने के लिए, अपोजिशन पार्टीज़ को रोकने के लिए, अपना जो क्रिटिसिज्म था उसको रोकने के लिए बनाई थी सीक्रेट पुलिस, जिसको पहले चेका कहा जाता था, लेटर ऑन OGPU एंड लेटर ऑन NKVD के नाम से जाना गया। 1917 यानी कि ये जो सब चल रहा था इसी दौरान 1917 में भी जो आर्टिस्ट वगैरह थे उस समय के रशिया में, जो राइटर्स वगैरह थे, वो भी बोल्शेविक पार्टी के सपोर्ट में थे, उन्हीं के साथ चलते थे, उन्हीं के फेवर में लिखते थे। जो राइटर्स वगैरह थे सारे लोग आर्टिस्ट वगैरह थे, क्योंकि उनको लगा कि बोल्शेविक पार्टी है सोशलिस्ट पार्टी, मजदूरों की और वर्कर्स की, किसानों की पार्टी है, तो ये हम सबके फेवर के लिए होगी।
लेकिन जल्दी ही क्या किया, धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी ने, जो राइटर्स वगैरह जो अपने मन से जो भी लिखते थे, लिखने की स्वतंत्रता होती है तो, और आर्टिस्ट जो भी बनाते थे, जो भी करते थे, उन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे इसने, बोल्शेविक पार्टी ने भी क्या किया, जैसे राजा वगैरह होते थे वो सेंसरशिप लगाते थे, तो बोल्शेविक पार्टी ने भी सेंसरशिप एनकरेज करनी शुरू कर दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि पब्लिक या कोई भी राइटर, आर्टिस्ट कुछ भी बनाएगा, कुछ भी लिखेगा, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, पहले वो उसको चेक करेगी कि इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखा है। अगर उसमें अगेंस्ट लिखा है तो उस चीज़ को वहाँ से उसको हटाने के लिए कहेगी, एडिट करने के लिए कहेगी, उसके बाद ही वो चीज़ पब्लिक डोमेन में प्रिंट या रिलीज़ हो पाएगी। इसको बोलते हैं सेंसरशिप। यानी कि अपनी जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी चीज़ आप लिखते हैं, जो भी आप बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है, कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट उसको रोक देती है, उसको बैन कर देती है, उसको हटा देती है, तो ये कहलाता है सेंसरशिप। तो बोल्शेविक गवर्नमेंट जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूप में बनी थी, लेकिन अब इसने भी सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी थी। तो राइटर्स वगैरह जो थे और आर्टिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे बोल्शेविक पार्टी का, वो भी धीरे धीरे इसके अगेंस्ट होने शुरू हो गए। तो जब हम देख रहे हैं कि बोल्शेविक गवर्नमेंट जब आई तो बहुत अच्छे काम किए, बड़ा सपोर्ट मिला, बैंक नेशनलाइज की, किसानों को ज़मीन दी, वॉर भी क्लोज करा दिया, लेकिन इसके साथ साथ इनके विरोधी भी कम नहीं थे, बहुत सारे थे। यानी रशिया एक ऐसी कंट्री अब बन गया जिसमें एक तरफ तो गवर्नमेंट थी, दूसरी तरफ जितने भी लोगों को बोल्शेविक गवर्नमेंट ने हटाया था, यानी ज़ार के समय के लोग जो ज़ार के सपोर्टर्स थे वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ थी रशिया के अंदर बहुत सारी, जो चाहती थी कि हमें पावर मिले, हमारी सरकार बने, हमारी सरकार बने, ये सब करके जो है अब ग्रुप, तो एक तो अब इतने सारे अपोजिशन के लोग ये सब, और दूसरी तरफ थी बोल्शेविक गवर्नमेंट जो इस समय काफ़ी पावरफुल थी। अब इन दोनों के बीच में एक ही देश के अंदर क्लैश होना था पावर को लेकर के कि किसके हाथ में रहेगी, और इसी की वजह से रशिया में शुरू हुआ बहुत ज़बरदस्त सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध। यानी रशिया पर कोई बाहर से आक्रमण नहीं कर रहा था, किसी बाहर की कंट्री से अटैक नहीं हुआ था, किसी बाहर के देश से उसको नहीं लड़ना था, बल्कि अपनी ही कंट्री में जो लोग जो थे, पब्लिक और साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज़, वो दो ग्रुप में बट गई, आधी पब्लिक इनके ग्रुप में, आधी पब्लिक इनके ग्रुप में, आधी आर्मी इनके साथ, आधी आर्मी इनके साथ, और अब आपस में ही ये लड़ रहे थे अपनी अपनी पावर को बनाए रखने के लिए। तो ये जो सिचुएशन हुई सिविल वॉर की, अब हम उसके बारे में जानेंगे। द सिविल वॉर। देखिए, रशियन गवर्नमेंट ने या बोल्शेविक गवर्नमेंट ने रेवोल्यूशन के बाद जब ये डिक्लेरेशन किया, ये घोषणा की कि पीजेंट्स को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यानी किसानों को उनके गांव में अब ज़मीन मिलेगी, नोबिलिटी से लेके ज़मीन उनको दी जाएगी। तो ये सुन करके इसका सबसे बैड इफेक्ट जो पड़ा वो रशियन आर्मी पे पड़ा। रशियन आर्मी अब ब्रोक होने लगी, यानी कि टूटने लगी। क्यों टूटने लगी, उसका कारण था, रशियन आर्मी में जो भी आमतौर पर जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर किसानों के बेटे थे, यानी रशियन पीजेंट्स फैमिली से थे, किसान परिवारों से थे। यानी जो भी सैनिक थे रशियन आर्मी में, वो ज़्यादातर सभी जो सैनिक थे वो पीजेंट फैमिली से थे, किसान परिवारों से थे। जब उन्होंने खबर सुनी, एक तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो चुका था और उन्हें अब खबर मिली कि जो नई गवर्नमेंट बनी है वो क्या कर रही है, जो नई गवर्नमेंट है वो ये करेगी कि वो अब किसानों को उनके गाँव में वहाँ पर उनको ज़मीन मिल रही है। तो जो सोल्जर्स थे वो अब आर्मी छोड़ के कहाँ जाने लगे, अपने गांव वापस जाने लगे, ये सोच करके कि अब गांव पहुंचेंगे, वहाँ उनके परिवारों को ज़मीन मिलेगी, वहाँ आराम से खेती करेंगे, वहीं रहेंगे, अपना जीवन शांति से बिताएंगे। तो इसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स आर्मी के जो हैं वो आर्मी छोड़ के वापस अपने गाँव की तरफ जाने लगे कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ज़मीन मिल जाएगी, खेती करेंगे, परिवार के साथ आराम से रहेंगे। वैसे भी वर्ल्ड वॉर 1 लड़ते पिछले 4 सालों से थक चुके थे, उनकी इच्छा नहीं थी बहुत ज़्यादा आर्मी में रहने की या युद्ध लड़ने की, इसीलिए वो सब वापस जॉब्स छोड़ के जाने लगे थे। उसका एक रीज़न और भी था कि उनको लगातार 4 साल हो गए थे ट्रेंचेस में रहते हुए। ट्रेंचेस का पिक्चर मैंने पिछली वीडियो में लगा दिया, आप उसमें देख सकते हैं कि ट्रेंचेस क्या होती हैं। ट्रेंचेस इस तरीके की, जैसे ज़मीन में इस तरीके से ऐसे लंबाई में ये इस तरीके से एक लंबी पट्टी खोद दी जाती थी, खूब गहरी होती थी, और इसके अंदर उनको सैनिकों को रहना होता था। मतलब ये इस तरीके से
इसके अंदर, मतलब एक सोल्जर यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, और इतनी गहरी होती थी, मिट्टी के अंदर खोदी जाती थी, और इसमें केवल इनसे सिर ही इनका बाहर दिखाई देता था, बाकी पूरे इसी के अंदर रहते थे। सोचिए 4 साल तक इसी के अंदर रहना, यहीं खाना, यहीं लड़ाई करना, सारे काम इन्हीं ट्रेंचेस में छुप करके करना। मतलब आप सोचे ज़मीन में एक लंबी सी पट्टी खोद दी गई है और उसके अंदर आपको रहना है, वहीं युद्ध लड़ना, सारे काम वहीं कर रहे हैं। इन ट्रेंचेस में 4 साल हो गए थे सोल्जर्स को रहते हुए, हालत उनकी बहुत ख़राब थी, चूहे कीड़े मकोड़े जैसी स्थिति हो गई थी ज़मीन के अंदर, जैसे चूहे बिल में रहते हैं, इस तरीके से उन्हें ज़मीन खोद करके ट्रेंच बना करके उनके अंदर रहना था, वहीं से लड़ाई लड़नी थी। तो इस वजह से और परेशान थे, सब अपने घर जाना चाहते थे। जब खबर सुनी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो अपने घरों की तरफ भागने शुरू हो गए। तो इससे जो रशियन आर्मी थी, जिस पर बोल्शेविक गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो आर्मी हो गई कमज़ोर। जब आर्मी यहाँ कमज़ोर हुई तो यही मौका दिखाई दिया किसको, जो अपोजिशन था उसको। क्या मौका दिखाई दिया और किसको दिखाई दिया? देखिए कई चीज़ें बताई कि ज़बरदस्ती क्या हो रहा था, जो फोर्स्ड हाउसेस का भी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। कुछ पब्लिक थी वो इनके खिलाफ थी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़, रेडिकल्स, लिबरल्स, इन सबके सपोर्टर थे। पब्लिक में अलग अलग लोग थे, कोई लिबरल्स को सपोर्ट करता था, कोई रेडिकल्स को सपोर्ट करता था, तो कोई ज़ारिस्ट रूल या ज़ार के सपोर्टर थे, वो लोग भी थे। तो ये सब लोग जो हैं वो किसके विरोध में थे? बोल्शेविक पार्टी के विरोध में थे, क्योंकि वन पार्टी स्टेट बन गया था रशिया, इलेक्शन का कोई फ़ायदा होता नहीं था। तो वो भी चाहते थे कि बोल्शेविक गवर्नमेंट, कुछ लोग ऐसे थे जो हट जाए। और तो आर्मी, मौका मिला इन लोगों को, इन्होंने देखा कि बोल्शेविक गवर्नमेंट के पास इस समय आर्मी जो है वो कमज़ोर हो रही है, और यही मौका कि हम बोल्शेविक गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई स्टेप लें, लड़ाई छेड़ें और उनको हटाएं और रशिया को अपने कब्ज़े में लें। तो इसीलिए एक तरफ तो हो गई बोल्शेविक पार्टी, ठीक है, बोल्शेविक गवर्नमेंट, यानी ये तो सरकार थी उस समय जो रशिया में थी, जिसका रूल था, वर्सेस इनकी तरफ, और इनके पास जो थे ट्रूप्स, यानी इनके पास जो आर्मी थी वो, यानी सेनाएं। और इसके बाद यहाँ पर कौन था? यहाँ पर थे लिबरल्स, ठीक है, रेडिकल्स के साथ यहाँ आ गए प्रोज़ारिस्ट। ये प्रोज़ारिस्ट वो हैं जो ज़ार के फॉलोअर थे, जो चाहते थे कि ज़ार का जो शासन था, जो राजा का जो रूल था, वही सही है, वही वापस आना चाहिए, वो सारे लोग। और साथ में इनके ट्रूप्स, यानी इनके पास जो सेनाएं थी, जो भाई आर्मी का कुछ हिस्सा था जो इनको सपोर्ट करता था और इसके खिलाफ था, वो भी इनके साथ आ गया। और इनके साथ और कौन आया? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। इन कंट्रीज़ ने भी अपने ट्रूप्स, यानी अपनी सेनाएं इनकी हेल्प के लिए भेज दी। यानी इन कंट्रीज़ ने इनकी हेल्प के लिए अपने ट्रूप्स, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान ने अपनी सेनाओं का कुछ कुछ पार्ट इनकी हेल्प के लिए भेज दिया कि तुम लड़ो और अपना राज्य वापस लो। क्यों? इसका कारण था, अब ये लोग भला इसकी हेल्प क्यों करने लगे? भाई ये अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान जो है, इन्होंने अपनी सेनाएं इनकी हेल्प के लिए क्यों भेजी कि जाओ अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध लड़ो? इसलिए भेजी क्योंकि रशिया में क्या था, ये सोशलिज्म गवर्नमेंट ही तो थी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। बोल्शेविक गवर्नमेंट कैसी थी? सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। और सोशलिज्म जितनी तेज़ी से रशिया में फैला था, प्राइवेट प्रॉपर्टी सारी छीन ली गई थी, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। तो इन कंट्रीज़ को भी डर था कि ये सोशलिज्म की जो हवा है, अगर वो इनकी कंट्री में भी फैली और यहाँ के लोगों ने भी इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन कर दिया, क्योंकि यहाँ भी सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होती थी। अगर इनकी पब्लिक ने भी डिमांड कर दी कि कोई प्राइवेट वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पब्लिक में बराबर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड वगैरह का, सेम डिमांड यहाँ के लोग भी कर सकते थे। तो बेहतर है कि ये रशिया से जब तक बाहर निकले या ऐसा कुछ हो तो यहाँ की इस गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, ये खुद लड़ने नहीं गए इसके खिलाफ, बल्कि इनके खिलाफ तो पहले से ही इन्हीं के देश में हैं दुश्मन, पहले से ये सारे लोग, बस इनकी हेल्प कर दी अपनी सेनाएं और इनके साथ भेज दी। और इनके बीच में फिर स्टार्ट हो गया क्या? सिविल वॉर। यानी बोल्शेविक गवर्नमेंट के जो विरोधी थे रशिया के अंदर ही, लिबरल, रेडिकल, प्रोज़ारिस्ट, इनके पास जो
मिलिट्री ट्रूप्स थे, साथ में इन्होंने भी अपनी हेल्प के लिए अपनी ट्रूप्स इनके साथ भेज दी। इनकी सेनाएं और जो बोल्शेविक गवर्नमेंट के पास जो ट्रूप्स जो सेनाएं थी उनके बीच में अब युद्ध छिड़ गया। और कहाँ स्टार्ट हुआ ये? साउथ रशिया से स्टार्ट हुआ, क्योंकि साउथ रशिया में बोल्शेविक गवर्नमेंट की जो पकड़ थी वो साउथ रशिया में कमज़ोर थी। तो इन लोगों ने यहीं पर अपनी सेनाएं इकट्ठी की, साथ में यहाँ से हेल्प ली और साउथ रशिया से इन्होंने क्या किया? बोल्शेविक गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, बोल्शेविक गवर्नमेंट के अगेंस्ट युद्ध शुरू कर दिया। तो एक ही देश के अंदर जो मेन सरकार है वो, साथ में सरकार की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बाहर के देशों से हेल्प लेके अपनी ही देश की गवर्नमेंट के साथ इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया। एक ही कंट्री के अंदर ये वॉर हो रहा था, सिविल वॉर। और इस सिविल वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि जाहिर सी बात है, चाहे इंटरनेशनल वॉर हो या अपने देश के अंदर ही आपस में ही युद्ध हो, हमेशा परेशानी कॉमन पीपल को होती है। तो उस समय लूटपाट जो है वो खूब हुई, चोरी डकैती लूटपाट ये सारे काम, और साथ में फैमाइन यानी जो आपदाएं हैं जैसे अकाल पड़ना या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। भाई जब देश के अंदर युद्ध चल रहा है, सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, भाई बोल्शेविक सपोर्टर पब्लिक है और ये इनकी सपोर्टर जो पब्लिक है वो भी आपस में लड़ रही थी, इनकी सेनाएं भी आपस में लड़ रही थी, यानी पूरे रशिया में ज़बरदस्त युद्ध का माहौल था, लूटपाट चारों तरफ मची हुई थी। ठीक, तो अब देखना ये क्या ये लोग जो है इनकी हेल्प ले करके ये लोग क्या बोल्शेविक गवर्नमेंट को हटाने में कामयाब हो पाए? क्या बोल्शेविक गवर्नमेंट पीछे हट गई या इन्होंने मिलकर के वापस अपनी पुरानी ज़ारिस्ट गवर्नमेंट बना ली? एग्जैक्टली सिविल वॉर का क्या रिजल्ट हुआ, इस सब के बारे में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखते रहिए। आज का जो वीडियो है इसको देखें और पढ़ें, जो भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो मुझसे पूछे, आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया जाएगा।